नमस्कार, एनएम न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर में 228 सीटों पर मतदान होगा, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन महाराष्ट्र को अगर राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा आप कहें कि वो बिल्कुल भी उसकी राजनीति स्थायी नहीं है, तो बहुत ज्यादा कहना गलत नहीं होगा। 5 साल पहले सरकार बनी थी उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी की, लेकिन उद्धव ठाकरे को बीजेपी का साथ रास नहीं आया, वो एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ चले गए, जिसके बाद 2.5 साल बाद पार्टी टूटी। एकनाथ शिंदे बीजेपी के पास आए, लगभग 37 विधायक लेकर एकनाथ शिंदे आए थे। उसके बाद अब से 1.5 साल पहले अजीत पवार भी शरद पवार से अलग होकर तकरीबन 40 विधायक लेकर पहुंचे थे बीजेपी के पास। लेकिन वो क्यों गए थे, यह सवाल बहुत बड़ा है और अक्सर कई तरीके के आरोप इस सवाल को लेकर लगते हैं। क्योंकि जिस वक्त अजीत पवार ने बीजेपी का दामन थामा था, उससे तकरीबन सिर्फ 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से उन्हें 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी बताया था। उसके तुरंत बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। यही वजह थी कि बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगे। कहा गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसा वॉशिंग पाउडर है, जो भी इसमें घोटालेबाज जाता है वो दूसरी तरफ से साफ होकर निकलता है। लेकिन अब जयंत पाटिल जो एनसीपी शरद पवार गुट के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में यह राज खोला है कि क्यों अजीत पवार बीजेपी के साथ गए हैं। तो जयंत पाटिल का कहना है कि अजीत पवार को गिरफ्तारी का डर सता रहा था। हालांकि आरोप तो अब तक लगते आए थे विपक्ष के द्वारा, लेकिन अब एनसीपी के बड़े नेता जयंत पाटिल के द्वारा यह सीधे तौर पर कहा जाना कि अजीत पवार पर जो घोटाले के आरोप लगे थे, उसमें अजीत पवार को गिरफ्तारी का डर सता रहा था। क्योंकि ईडी और सीबीआई जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने पिछले 5 साल में काम किया है, राजनेताओं को हिरासत में लिया है, वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, नवाब मलिक भी महाराष्ट्र है, जेल में रहकर आए। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से डी गैंग के साथ संबंध होने का उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। तो अब हालांकि अजीत पवार की तरफ से, अजीत पवार भी उस कार्यक्रम में शामिल थे, इंटरव्यू में शामिल थे, लेकिन अजीत पवार की तरफ से इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हाँ, लेकिन जब ये सवाल पूछा गया कि ये गठबंधन आखिर कितना स्थायी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे से ज्यादा विधायक लेकर बीजेपी के साथ आए थे अजीत पवार। एकनाथ शिंदे 37 विधायक लेकर आए थे, वहीं अजीत पवार 40 विधायक लेकर आए थे। एकनाथ शिंदे 2.5 साल पहले आए थे तो मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया गया। हालांकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी बनाया गया, लेकिन इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी को सिर्फ 57 सीटें दी गई हैं। लगभग 150 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और तकरीबन 80 सीटों पर लड़ रही है आपकी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना। लेकिन उसमें भी यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 70 से 72 जो कैंडिडेट है वो एकनाथ शिंदे की है, लेकिन 8 से 10 कैंडिडेट हो सकते हैं यहां पर बीजेपी के, जिनके पास सिंबल हो सकता है एकनाथ शिंदे की शिवसेना का। तो महाराष्ट्र का जो गणित है वो इस वक्त बहुत ही गड़बड़ाया हुआ। अगर बात बीजेपी और एकनाथ शिंदे की करें तो तकरीबन 250 सीटों पर, माफ कीजिएगा 225 सीटों पर ये चुनाव लड़ रही है। और जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, बहुमत आता हुआ इन दोनों पार्टियों को दिख रहा है। वहीं अजीत पवार के का जो राजनीतिक भविष्य है उस पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि सिर्फ 4 सीटें उन्हें दी गई थी। 4 सीटों में भी वो अपनी पत्नी की सीट तक हार गए थे। बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में नहीं रहा। उसी को देखते हुए अब कहा जा रहा है कि जो एनसीपी का वोट था उसका एक बड़ा धड़ा शरद पवार के पास है, जबकि बहुत कम वोट अजीत पवार के पास है। अब देखना होगा कि 23 तारीख को नतीजे क्या आते हैं। लेकिन एनसीपी की तरफ से, जयंत पाटिल की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं अजीत पवार के ऊपर, वो बेहद ही गंभीर है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।